गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिएगा 11th क्लास सीबीएसई के लिए हम 5th चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे। अगर हम लास्ट क्लास की बात करें तो लास्ट क्लास में हमने 11th क्लास के फ्रिक्शन टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था। तो बच्चों फ्रिक्शन के अंदर हमने टाइप ऑफ फ्रिक्शन जैसे कि एक्सटर्नल फ्रिक्शन और इंटरनल फ्रिक्शन इनके बारे में बात किया था कि एक्सटर्नल फ्रिक्शन क्या होता है और इंटरनल फ्रिक्शन क्या होता है। इंटरनल फ्रिक्शन है वो लिक्विड और गैसियस मीडियम के अंदर अप्लाई होता है, जबकि एक्सटर्नल फ्रिक्शन है वो सॉलिड सरफेस के बीच में अप्लाई होता है। एक्सटर्नल फ्रिक्शन को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। फर्स्ट वन इज स्टैटिक फ्रिक्शन। व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन? In case of static friction, a body remain at rest. Note that in case of static friction, body remain at rest. When we apply any external force, then same force also act as a friction force. Clear? Second one is limiting friction. Okay? The maximum value of static friction. What is limiting friction? The maximum value of a limiting friction after that body start to move. यानी स्टैटिक फ्रिक्शन की वो मैक्सिमम वैल्यू जिसके बाद अगर हम किसी बॉडी को और फोर्स प्रोवाइड कराते हैं तो वो क्या होती है, मूव करना स्टार्ट कर देती है। क्लियर? उसको हम क्या बोलते हैं, उसका लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। अगर नेक्स्ट हम बात करें कि काइनेटिक फ्रिक्शन, तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है कि अगर कोई भी बॉडी है अगर मोशन स्टेट में होती है तो उस केस में उसका जो फ्रिक्शन है वो कौन सा कहलाता है, काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाता है। क्लियर? अब बच्चों एक ग्राफ की बात करते हैं। कल वाले टॉपिक में लिखा आपको ग्राफ ऑफ फ्रिक्शन। मान लेते कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो आपने अप्लाई फोर्स लगाया P, उसकी वजह से उसके अंदर क्या होता है, एक फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होता है। मान लीजिए ये P है, अप्लाइड फोर्स एंड ये हमने फ्रिक्शन फोर्स माना है Fs, फ्रिक्शन फोर्स। तो स्टैटिक डायनेमिक हम किस की बात करेंगे, हम बात करेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। इसके अलावा हम बात करेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन की, और लास्ट हम बात करेंगे काइनेटिक। काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन को ही बच्चों को दूसरे नाम से मिल जाएगा आपको डायनेमिक फ्रिक्शन। समझ गए? तो डायनेमिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है कि वो फ्रिक्शन जिसके अंदर बॉडी मूव करती है। यानी स्टैटिक फ्रिक्शन के अंदर तो क्या होती है, बॉडी एट रेस्ट। ध्यान रखना कि स्टैटिक में बॉडी क्या होती है, रेस्ट पर रहती है। लिमिटिंग के अंदर भी क्या होती है, बॉडी एट रेस्ट। लेकिन अगर हम काइनेटिक या डायनामिक फ्रिक्शन की बात करें उस केस में बॉडी क्या होती है, बॉडी एट मोशन। क्लियर? तो ये हमने बात की थी कल स्टैटिक, डायनामिक और काइनेटिक फ्रिक्शन की। तो अगर हम ग्राफ की बात करें तो देखिएगा आपको पता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन के अंदर कि जब हम अप्लाई कोई भी फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाइड होता है, उस केस में क्या होता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन जनरेट होता है। लेकिन और ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये अप्लाइड फोर्स के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। यानी P है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, F के। ठीक है? तो इसका मीन्स क्या हो गया, जैसे जैसे हम
P को इंक्रीज करेंगे, F की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती रहती है। तो ये जो लाइन है वो कैसे आती है, स्ट्रेट लाइन आती है, ठीक है। अब बच्चों देखिए ये स्ट्रेट लाइन है या नहीं, ये वाला जो लाइन है ये किसके लिए, स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए। यानी जैसे जैसे हम P को इंक्रीज करते हैं फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है। क्लियर। यहां पर पहुंचने के बाद इसको ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है। ये वैल्यू कौन सी होती है, मैक्सिमम, जिसको हम क्या बोलेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है ना। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद अगर हम बात करें बॉडी कैसे करने लग जाती है, मूव करने लग जाती है, यानी उसका फ्रिक्शन है वो कांस्टेंट रह जाता है और वो बॉडी है अप्लाइड फोर्स के केस में क्या होती है, मूव करना लग जाती है। तो ये वाला जो फ्रिक्शन का ग्राफ होता है ये कौन सा होता है, काइनेटिक। ठीक है। तो ये यहाँ तक का जो रीजन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए होता है, यहाँ तक का जो मैक्सिमम है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, और ये वाला जो रीजन है वो कौन सा होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है। तो बच्चे समझ गए आप, स्टैटिक फ्रिक्शन में बॉडी मूव नहीं करती है, उसके बाद बॉडी क्या करती है, काइनेटिक फ्रिक्शन के अंदर मूव करना स्टार्ट कर देती है। तो इसको नोट कीजिए, यहाँ पे पॉज करके नोट कीजिए। देखिए बच्चों, नेक्स्ट हम टॉपिक की बात करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ ए फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए वैसे लिख रहा हूं, वी नो दैट, तो मैं इसको समझा दूं पहले। देखिएगा, किसी भी बॉडी की अगर हम बात करें, अगर वो किसी सरफेस पर रखी हुई है, मान लेते हैं ये बॉडी एम है, ये किसी सरफेस पर रखी हुई है, और इन दोनों की जो कॉन्टैक्ट लेयर है, यहाँ इसके अकॉर्डिंग फोर्स लग रहा है, जिसको हमने क्या बोला है, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है ना। और इस दिशा में हमने अप्लाइड फोर्स लगाया है P। तो जो आपको पता है इस बॉडी का मास m है, तो इसके ऊपर जो लगने वाला वेट है वो कितना हो जाएगा, mg। तो वो किधर लगेगा, इसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर। इस mg के अपोजिट में एक फोर्स लगता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन फोर्स। रिएक्शन फोर्स, और उसको हम किसे लिखते हैं, R से। ठीक है। यानी जो फ्रिक्शन फोर्स है वो किस पर डिपेंड करता है, रिएक्शन फोर्स पर। कैसे देखिएगा, रिएक्शन फोर्स बढ़ रहा है, इसका मींस mg क्या है, ज्यादा है, क्योंकि जो mg है उसी का अपोजिट, न्यूटन के थर्ड लॉ से अगर हम बात करें, जो mg है उसी का अपोजिट कौन सा फोर्स होता है, R, यानी रिएक्शन फोर्स होता है। ये अप्लाइड फोर्स हो गया।
अप्लाइड फोर्स, ये फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, और ये क्या होगा इसका वेट। तो देखिएगा क्या होता है कि इस बॉडी के मास से जो रिएक्शन फोर्स है वो अप्लाई होगा। अब बॉडी का जितना मास होगा फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा होगी। इसका मीन्स क्या होगा कि अगर कोई भी बॉडी है, अगर वो लाइट वेट है तो उसको पुल करने में आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पुल है यानी अप्लाइड फोर्स है ये फ्रिक्शन फोर्स पे भी तो डिपेंड करता है कि जिसका अगर फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो एक्चुअल में अगर रिएक्शन फोर्स ज्यादा होता है और रिएक्शन फोर्स किसकी वजह से ज्यादा होगा, बॉडी के मास की वजह से, तो रिएक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो इसका मींस क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स भी ज्यादा होता है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि फॉर ए बॉडी फ्रिक्शन फोर्स and reaction force are directly proportional to each other। यानी किसी भी बॉडी के लिए अगर हम बात करें, ठीक है, तो उसका जो रिएक्शन फोर्स है और उसका फ्रिक्शन फोर्स है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है ना। यानी यहां से हम कह सकते हैं कि जो F है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, R के। R का रिएक्शन और ये F क्या हो गया, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं इस केस में F है, तो जब भी ये सिम रखता है एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, म्यू, म्यू इनटू आर, क्लियर। या फिर हियर म्यू इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यानी म्यू को ही हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ ए फ्रिक्शन। तो यहां से बच्चों अगर हम म्यू की बात करें तो म्यू बराबर कितना हो जाएगा, Fs अपॉन R। ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। नोट कीजिए इसको। देखिए हमने लिखा है Fs अपॉन R, तो जो Fs है ये भी एक फोर्स होता है, फ्रिक्शन फोर्स, और R है वो भी एक रिएक्शन फोर्स होता है। तो म्यू की यूनिट क्या होगी, न्यूटन अपॉन न्यूटन कैंसिल हो गया, सो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी। ठीक है ना, जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो कैसी क्वांटिटी है, फ्रिक्शन है, यूनिटलेस क्वांटिटी, क्लियर। अब देखिएगा अगर हम स्टैटिक कोफिशिएंट की बात करें ऑफ फ्रिक्शन, तो स्टैटिक कोफिशिएंट कितना रहेगा, उसको हम म्यू ऐसे लिखते हैं, यानी Fs अपॉन R, ठीक है। अगर हम काइनेटिक की बात करें काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ ए फ्रिक्शन वो कितनी होती है, उसको हम म्यू कैसे, क्लियर।
तो ये हो गया स्टैटिक कोफिशिएंट, ठीक है, ये हो गया काइनेटिक कोफिशिएंट। नोट कीजिए इसको पॉज करके। बात करें कि जो म्यू ऑफ के है यानी काइनेटिक फ्रिक्शन है वो किससे कम होता है, म्यू, तो इसको के लिखना है म्यू ऑफ एस। क्लियर? अब देखिएगा नेक्स्ट हम बात करते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। नोट कर लिया होगा आपने। देखिएगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन की बात करें, मान लो कि सरफेस है और इसके ऊपर ये बॉडी रखी हुई है कोई, क्लियर? अगर हम बात करें इस बॉडी के ऊपर ये वाला जो फोर्स की डायरेक्शन है, ये कौन सा फोर्स होगा उसका, रिएक्शन फोर्स, ठीक है। अगर इसकी बात करें हम, ये वाला जो फोर्स है ये कौन सा होगा, फ्रिक्शन फोर्स। यानी नीचे कौन सा फोर्स होगा उसका, mg, और इस डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स है E। तो देखिएगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है कि द रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एंड रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। देखिए सॉरी, द एंगल ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स फ्रॉम द रिएक्शन फोर्स नोन एज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। यानी अगर हम दोनों फोर्स का, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, अगर हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकालते हैं तो वो रिजल्टेंट किस तरह से होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो ये वाला अगर रिएक्शन फोर्स के साथ जो एंगल थीटा है, इसी एंगल को क्या बोलते हैं हम, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है। वो जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, अगर हम यहां से लिखें द एंगल बिटवीन रिएक्शन फोर्स यानी R एंड रिजल्टेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स known as angle of friction। देखिएगा द एंगल बिटवीन रिएक्शन फोर्स यानी रिएक्शन फोर्स एंड रिजल्टेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स, इस रिएक्शन फोर्स का और फ्रिक्शन फोर्स का जो रिजल्टेंट है, ये कौन सा फोर्स है, रिजल्टेंट, ठीक है ना। इसको
दूसरे नोट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है और रिएक्शन फोर्स के बीच का जो कोण है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर। और इसको हमने किससे लिखा है, थीटा से, ठीक है। तो देखिएगा यहां से कुछ अगर हम बात करें, देखिएगा यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ये एफएस का ये कितना हो जाएगा, एफएस हो जाएगा, ये थीटा हो गया, ये कौन सा है, आर है। यहां से देखिएगा अगर हम tan थीटा की बात करें, tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपको पता है थीटा के सामने हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाएगा, बेस, क्योंकि 90 के सामने तो हमेशा क्या होगा, हाइपोटेनस। देखिएगा इस ट्रायंगल, इसको हमने क्यू मान लिया है, ये आर लेते हैं और ये ओ है, ठीक है ना। सो बाय ट्रायंगल क्यू आर ओ, इस ट्रायंगल क्यू आर ओ से अगर हम बात करें तो tan थीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी एफएस अपॉन, या फिर थीटा बराबर कितना हो गया, tan इनवर्स एफएस अपॉन, ये क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, द एंगल बिटवीन रिएक्शन फोर्स एंड रिजल्टेंट ऑफ रिएक्शन एंड फ्रिक्शन। ये रिजल्टेंट किसका है, रिएक्शन और फ्रिक्शन का, उन दोनों के बीच का जो एंगल है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसको पोज करके लिखिएगा ऐसे कैसे, हो गया होगा। देखिएगा बच्चों एफएस अपॉन आर किसके बराबर होता है, म्यू के बराबर। अभी हमने कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पढ़ा था, तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बोल सकते हैं, बाय इक्वेशन फर्स्ट वी कैन राइट एज tan थीटा, वो किसके बराबर हो जाएगा, म्यू के। इसको हमने इक्वेशन 2 दे दिया। तो हम क्या बोल सकते हैं कि tan ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। नोट कीजिए इसको, तो कीजिए। नेक्स्ट देखिएगा, अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट है एंगल ऑफ रिपोज, या फिर इसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ स्लाइडिंग, ठीक है ना। एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग क्या होता है, देखिए पहले समझने की कोशिश करना। ये मान लेते कि प्लेन हो गया और ये कोई इंक्लिनेशन प्लेन है, ये वाला जो एंगल है अल्फा, इसी को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिपोज। अब देखिएगा ये इंक्लिनेशन प्लेन है, यानी यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जैसे मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, क्लियर। ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है, mg है,
देखिएगा, अगर ये बिल्कुल प्लेन पे रखा होता इस तरह से तो इसका mg बिल्कुल डाउनवर्ड होता, ठीक है ना। तो इसका रिजल्टेंट mg है वो कितना हो जाएगा, इधर ये mg हो गया, क्लियर। तो ये वाला क्या हो गया इसका रिएक्शन फोर्स, यानी ये जो एक्चुअल वैल्यू है इसकी अगर हम बात करें, ये अगर एंगल अल्फा है तो ये भी कितना होगा अल्फा। तो ये वाला क्या हो गया mg cos थीटा, क्योंकि आपको पता है कि जिसके साथ एंगल बनता है वो हमेशा cos वाला होता है, ठीक है। और इसका जो परपेंडिकुलर है ये कितना हो गया mg sin अल्फा, क्लियर। अब देखिएगा क्या नहीं, किसी भी इंक्लिनेशन प्लेन का वो एंगल जिसको अगर थोड़ा सा भी बढ़ा दे तो बॉडी है वो इधर की ओर मूव करने लग जाएगी, ठीक है। तो ये बॉडी इधर की ओर मूव कर रही है, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो इस डायरेक्शन में इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा फ्रिक्शन फोर्स वो कौन सा होगा F, क्लियर। तो अगर हम एंगल ऑफ रिपोज की बात करें तो क्या होगा, द एंगल, द मिनिमम एंगल, the minimum angle of inclination surface for which object start to move, in towards sliding plane। यानी ये बॉडी है, इस वो मिनिमम एंगल होरिजन के साथ है जहां से बॉडी है मूव करना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो लाइक एंगल ऑफ रिपोज इज अल्फा, ठीक है ना। हम मान लीजिए कि एंगल ऑफ रिपोज कितना है अल्फा, ठीक है। तो इस डायग्राम के अंदर देखिएगा, सो बाय डायग्राम तो जो देखिएगा ये जो mg sin अल्फा है वो किसके बराबर है f के, तो दोनों अपोजिट फोर्स कर रहे हैं, यानी mg sin अल्फा ये किसके बराबर है f के, और जो mg cos अल्फा है वो किसके बराबर है r के, यानी mg cos अल्फा है ये किसके बराबर है r के। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया और इसको इक्वेशन है 2। इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करें तो बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, देखिए कितना हो जाएगा mg sin अल्फा अपॉन mg cos अल्फा, कितना हो जाएगा fs अपॉन mg से mg कैंसिल होता है, sin अपॉन cos क्या होता है tan अल्फा इक्वल टू f अपॉन r, क्लियर। और बच्चों आपने देखा होगा कि f अपॉन s को क्या बोलते हैं tan थीटा, ठीक है ना। तो tan अल्फा किसके बराबर होता है tan थीटा, यानी अगर हम बात करें अल्फा बराबर थीटा, तो किसी भी बॉडी के लिए एक तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन और रेस्पोंड एंगल क्या होते हैं इक्वल होते हैं, क्लियर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। इसको नोट करना, अगर कोई प्रॉब्लम है या न्यूमेरिकल में अगर दिक्कत आती है तो आप पूछिए, अदरवाइज आप इसको प्रॉपर तरीके से नोट कीजिए।